हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सवाल का जवाब देने में लगा दी कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। कुछ थियोरी अक्सर एक गैस से शुरू हुई जो शुरू में बहुत अजीब लगी। फॉर एग्जांपल, एक समय पे बहुत अजीब माना जाता था कि लाइट पैकेट्स की एनर्जी में आती है, जिसे अब हम फोटॉन्स कहते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट ऑब्जर्वेबल फिनोमेना को बेटर एक्सप्लेन करता था, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिसर्च किया था, जहां इलेक्ट्रॉन एक मेटल प्लेट से सिर्फ तभी निकल सकते हैं जब लाइट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, ना कि इंटेंसिटी से। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसको 1905 में प्रपोज किया। यही क्वांटम मैकेनिक्स के आइडिया को आगे बढ़ाने में मदद करता गया, जो ये कहता है कि रियलिटी को डिस्क्राइब करने का सबसे एक्यूरेट तरीका क्वांटम मैकेनिक्स हो सकता है। आज देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हुई एडवांसमेंट ने हमें एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया है, जो हमें सब कुछ बताने वाली एक थियरी के बहुत करीब ले आती है। इस फ्रेमवर्क को क्वांटम फील्ड थियरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो लगभग सभी पार्टिकल और फोर्सेस को डिस्क्राइब करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में जो सबसे एक्यूरेट और प्रूवन थियरी है, क्या ये फाइनल थियरी है? ये बात तो बिल्कुल नहीं है। फाइनल अभी तो निकाली जा रही है। हम ये जानते हैं कि एंड नहीं हो सकता। ये थियरी ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए हम अभी उस नए अजीब से आइडिया की तलाश में हैं जो यूनिवर्स का और ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सके। फ्रेंड्स, चलिए अब जरा बात करते हैं एक और अजीब आइडिया की, स्ट्रिंग थियरी, जो लेट 1960s में हार्डॉन्स हार्डॉन्स मतलब जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हैवी पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए सोची गई। ये थ्योरी अजीब लग सकती है क्योंकि एक ऐसे आइडिया को प्रपोज करती है जैसे यूनिवर्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना है और जिसे कम से कम 10 डायमेंशन होने चाहिए। हमारी नॉन डायमेंशंस कितनी है जानने वाली? सिर्फ 4। 3 डायमेंशन स्पेशियल और एक टाइम की। स्ट्रिंग थियरी क्लेम करती है कि कम से कम 6 और डायमेंशंस हैं जो आपस में गुथी हुई या हमसे छुपी हुई हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पास ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने का शायद कोई जवाब हो। और कई साइंटिस्ट ने अपना लगभग पूरे कैरियर इस बात को पढ़ने में निकाल दिया। बड़ी बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी के अजीब आइडियाज क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल में कैसे फिट होते हैं? क्या ये बिल्कुल कंपैटिबल है? कंपैटिबल तो फ्रेंड्स नहीं है। ये अलग कैसे हैं? क्या ये दोनों मॉडल सही हो सकते हैं? फ्रेंड्स, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग आइडियाज की बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी दोनों यूनिवर्स को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में मॉडल करने का तरीका है, लेकिन ये यूनिवर्स की फंडामेंटल नेचर को अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी का एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ये है कि यूनिवर्स के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जीरो डायमेंशनल पॉइंट लाइक पार्टिकल्स नहीं हो सकते, बल्कि ये छोटे छोटे वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग डायमेंशंस में वाइब्रेट करते हैं। फ्रीक्वेंसीज और डायमेंशंस के अलग अलग कॉम्बिनेशन यूनिवर्स के सभी प्रकार के मैटर, फोर्सेस और एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात की जाए तो ये पॉस्टुलेट करती है कि सभी पार्टिकल फील्ड्स की एक्साइटेशन है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, और फोर्सेस इन पार्टी जो पार्टिकल बने हैं एक्साइटेशन इन दैट फील्ड, उसके इंटरेक्शन के कारण होता है, जो दूसरे पार्टिकल के द्वारा मीडिएट होती है। मतलब उसको किसी तरह के फोर्स को लगने के लिए एक तीसरी तरह का पार्टिकल कहा जाता है, जिसे बोसोन कहा जाता है। ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि पार्टिकल और फोर्सेस सब एटॉमिक लेवल पर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स हमारा सबसे बेहतर और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की। फ्रेंड्स, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन करती है जो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको इन इक्वेशंस का मतलब जानना है तो मैं उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी दोनों क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली, के प्रिंसिपल पर आधारित है, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, मतलब उसको एक मैथमेटिक्स का रूप देती है। वैसे ही स्ट्रिंग स्ट्रिंग थ्योरी भी है। लेकिन फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी कई हैं, सब एक डीपर थ्योरी से जुड़े हुए हैं जिसे एम थ्योरी कहा जाता है, या फिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी इसे एक बार को क्लेम करने के लिए माना गया था। ये दोनों थ्योरीज थियोरेटिकली सभी पार्टिकल्स और फोर्सेस को डिस्क्राइब कर सकती हैं।
लेकिन हमें पता है कि क्यूएफटी यानी क्वांटम फील्ड थ्योरी सबसे एक्यूरेट थ्योरी है। इसकी प्रिडिक्शन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से भी प्रूवन है। कुछ केसेस में तो 10th पार्ट इन अ बिलियंथ तक मैच करती है। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी तो ये है कि ये एक सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज स्ट्रिंग जो 10 डायमेंशंस में वाइब्रेट करते हो, उसमें एक ऐसे पार्टिकल को मॉडल करती है जो ग्रेविटॉन जैसा दिखता हो। अभी ग्रेविटॉन क्या भला है? फ्रेंड्स, ग्रेविटॉन वो थियराइज्ड मिसिंग बोसोन पार्टिकल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैरी करेगा, जैसे कि फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कैरी करते हैं, या फिर डब्ल्यू और जेड बोसोन्स वीक फोर्सेस और ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को कैरी करते हैं। ध्यान रहे, ग्रेविटॉन्स सिर्फ थियोरेटिकल है, इन्हें कभी डिटेक्ट नहीं किया गया। ये स्ट्रिंग थ्योरी द्वारा प्रिडिक्ट नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से ये थियरी कुछ दशकों पहले तक इतनी पॉपुलर थी कि साइंटिस्ट सोचते थे कि ये हमें ग्रेविटी को क्वांटम फील्ड थ्योरी के साथ इंटीग्रेट करने तक का मौका दे सकती है, या कोई मैथमेटिकल टूल वहां से निकाल कर दे सकती है। अगर ये हो सकता तो ये फिजिक्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वांटाइजेशन को सॉल्व कर दी, मतलब क्वांटम ग्रेविटी को सॉल्व कर लेती। इंटरेस्टिंगली, स्ट्रिंग थ्योरी सबसे पहले लेट 60s और अर्ली 70s में प्रपोज की गई ताकि फोर्सेस को डिस्क्राइब किया जा सके जो हार्डॉन्स जैसे यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के साथ हो, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर तक किस तरह से ग्लू करके रखते हो। जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से वो ग्लू मतलब चिपका कर रख पाता है, वही ग्रेविटॉन पार्टिकल। लेकिन ये पता चला कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक क्वांटम फील्ड थ्योरी जिसे हम क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स कहते हैं काफी अच्छे से काम करती है, और आज ये एस्टेब्लिश्ड थियरी है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को काफी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है। फिर भी स्ट्रिंग थ्योरी के साथ किए गए इस एक्सरसाइज से हम पूरी तरह हम वेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसने साइंटिस्ट को यह पता लगाने में मदद की कि आप एक पार्टिकल को जीरो मास और स्पिन 2 के साथ मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये ग्रेविटॉन की प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, जीरो मास और स्पिन 2 ग्रेविटॉन को मॉडल करने के लिए जरूरी क्यों है? हमें पता है कि ग्रेविटी लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करती है, और इसका एक इनफाइनाइट रेंज होता है, जैसे कि एक मासलेस बोसोन का होता है। ठीक ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी फोटोन लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट होता है, तो ग्रेविटी का कैरियर पार्टिकल जिसे हम ग्रेविटोन माना गया है, क्या वो भी इसी तरह से प्रोपेगेट होता होगा? अब चलते हैं जरा स्पिन 2 की तरफ। ये स्पिन 2 क्या बला है? फ्रेंड्स, स्पिन 2 को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके दो मुख्य कारण हैं। स्पिन 2 एक्सक्लूसिवली एक अट्रैक्टिव फोर्स को मॉडल करने के लिए जरूरी है, जैसे कि ग्रेविटी। अब स्पिन 1 जो कि यूजुअली हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि फोटॉन्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कैरियर है, इसमें एक रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस, इनको ये मॉडल कर सकता है। दूसरा, ग्रेविटॉन का स्पिन 2 होना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह स्पेस टाइम को क्वांटाइज करना पड़ेगा ताकि जनरल रिलेटिविटी के साथ एग्री कर सके, जो ग्रेविटी के लिए बेस्ट मॉडल माना जाता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में ग्रेविटी की डिस्क्रिप्शन होना बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं। फ्रेंड्स, क्या हम क्वांटम फील्ड थियरी में ग्रेविटॉन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज एक्साइटेशन इन थियोरेटिकल ग्रेविटॉन फील्ड? फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्रेविटी को क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्वांटाइज करने जैसा कुछ है, जिसे रीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये थियरी एक इनफाइनाइटेसिमल छोटे लेंथ के लिए को वैलिड बनाने के लिए है। मतलब जब हम मैथमेटिकली स्पेस टाइम को खुद को क्वांटाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एज अ बैकग्राउंड ऑन विच फील्ड एग्जिस्ट, हम इक्वेशंस को इनफाइनाइट्स पर पहुंचा देते हैं, और क्यूएफटी का यूज यानी क्वांटम फील्ड थ्योरी का यूज करते करके ग्रेविटी को क्वांटाइज करने का काम सच में फेल हो जाता है। स्पेस टाइम वो बैकग्राउंड है जिसके ऊपर क्वांटम फील्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कैनवस। तो यानी कि हम क्वांटाइजेशन की जब बात करते हैं, तो हम स्पेस टाइम को ही क्वांटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के ऊपर तो सारे फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। अनलाइक क्वांटम फील्ड थियरी, स्ट्रिंग थियरी क्वांटाइजिंग ग्रेविटी के इशू को सॉल्व करती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है।
हम 6 से 7 डायमेंशंस यानी टोटल 10 या 11 डायमेंशंस के साथ हमें डील करना पड़ता है। ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डायमेंशंस कभी डिटेक्ट नहीं की और ये इसलिए नहीं कि कोशिशों में कमी रही, लेकिन साइंटिस्ट ने इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को डिटेक्ट करने के लिए कई टेस्ट भी किए, लगभग वे सभी फेल हो गए। अब आप कह सकते हैं कि ठीक यार छोड़ो, जब डिटेक्ट ही नहीं हो रहे डायमेंशंस तो क्या फायदा उसको, इस अजीब से आइडिया को, अब कोई नया एक दूसरा अतरंगी आइडिया लेकर आओ। लेकिन फ्रेंड्स, इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस का नहीं मिलना वास्तव में हम कह नहीं सकते कि स्ट्रिंग थियरी गलत है। साइंटिस्ट्स ने ये एक्सप्लेन करने के लिए कि थियरी बनाई कि मिसिंग डायमेंशंस कहाँ हो सकती है। उनमें से एक है कॉम्पैक्टिफिकेशन। इसे ऐसे समझा जा सकता है, कल आप इमेजिन करें कि कोई एक धागा है और उसे आप पकड़े, दूर से देखने में वो आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप जूम इन करते हैं तो आप देखेंगे कि न केवल वो एक स्ट्रेट लाइन है, बल्कि एक उसका 3 डायमेंशनल वहां पर सरफेस एरिया भी है जिस पर आप घूम भी सकते हैं। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्लियर वहां एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आएगा। फ्रेंड्स, जो क्वांटाइज्ड क्वांटम वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो उनको जस्ट एक समझाने भर के लिए मैं समझा सकता हूँ कि जैसे हम फोटॉन्स तो मानते हैं कि ये एनर्जी बंडल्स है, मतलब एक सर्टेन वैल्यू से नीचे एनर्जी बंडल यानी फोटोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर उसके अंदर एक सर्टेन वैल्यू से नीचे एनर्जी हो तो यही क्वांटाइजेशन या क्वांटम फिजिक्स का मेन बेस है। मतलब हम इस पूरे यूनिवर्स को दो तरीकों से बांट सकते हैं, तो क्वांटम या कंटिन्यूम। कंटिन्यूम में अगर हम एक किसी टाइम स्केल को, किसी स्केल को देखेंगे और जैसे जूम इन करने पर, जैसे जूम इन करेंगे तो उसके अंदर के स्केल से हमें नजर आएंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। हम और ज्यादा जूम इन करेंगे तो 1.11, 1.12, और ज्यादा जूम इन करने पर वो डेसिमल के प्लेसेस और ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह से हम उसके अंदर जूम इन करते हुए चले जाएंगे कंटिन्यूअसली। यहीं पर क्वांटाइज्ड या क्वांटम थियरी, क्वांटम कॉन्सेप्ट आता है कि एक सर्टेन वैल्यू ऐसी आएगी उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अब जस्ट इसी चीज को हम स्पेस टाइम में इंप्लीमेंट करते हैं कि एक सर्टेन वैल्यू ऑफ स्पेशियल डायमेंशन है, उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। स्ट्रिंग थ्योरी यही मानकर चलती है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वहां पर जाकर हम उसे और ज्यादा जूम इन नहीं कर सकते, और वही हम बाकी की हिडन डायमेंशंस उसी पॉइंट पर या उसी जगह पर होगी। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए फ्रेंड्स आइडिया वही है कि हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट से इमेजिन करते हैं जहां चीजें 3 डायमेंशन लगती है। लेकिन अगर हम बेहद करीब से जूम इन कर पाते तो आज की टेक्नोलॉजी से तो ये संभव है नहीं, तो हम कॉम्पैक्ट डायमेंशन को डिस्कवर नहीं कर सकते जो हमसे छिपी हुई है। फ्रेंड्स, मिसिंग डायमेंशंस का एक और पॉसिबल सॉल्यूशन है कि सुपर डायमेंशनल ब्रेन्स। ब्रेन कौन सा? मेम्ब्रेन वाला ब्रेन। मेरी अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी हो तो मैंने ये वर्ड वहां भी यूज किया है। आइडिया ये है कि यूनिवर्स में हमारी पहुंच से ज्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं। एक चौथी स्पेशियल डायमेंशन, मतलब स्पेस की एक और डायमेंशन हो सकती है जो बाकी डायमेंशन से आइसोलेट है। इन ब्रेन्स या एक्स्ट्रा डायमेंशंस को देखने के लिए हमें अपने लोकल ब्रेन से बाहर जाना पड़ेगा, कह सकते हैं हमारे यूनिवर्स के फ्रेम आउट से पूरे बाहर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि इतने छोटे स्केल पर डायमेंशंस को डिटेक्ट करने में बहुत बड़ी एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ेगी, जिसे प्रैक्टिकली हम अपनी करंट टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल मेथड के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हायर डायमेंशनल इन स्पेसिस मैथमेटिकली वैलिड नहीं होंगी। नहीं, वो मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है कि हायर डायमेंशंस एक्चुअल में हो। आखिरकार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में हमें 100 साल लगे। ये सारी थ्योरी 100 साल से चलती आ रही है, जिन्हें आइंस्टाइन ने 1916 में प्रिडिक्ट किया था और 2015 तक डिस्कवर किया भी नहीं था। सॉरी, किया भी नहीं गया था। लार्ज हेड्रल कोलाइडर की बात यहाँ हो रही है, जिसने ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट किए गए, जहाँ पर शायद हम अभी स्ट्रिंग थ्योरी के साथ काम कर सकते हैं। और अगर हम इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को डिटेक्ट कर पाए तो कह सकते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी यूनिवर्स का एक सुपीरियर मॉडल है, और QFT यानी क्वांटम फील्ड थ्योरी एक थोड़ा अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स? कह सकते हैं कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी को डिस्कवर किया तो जनरल रिलेटिविटी एक सुपीरियर मॉडल निकल के आई, और न्यूटन की इक्वेशन से एक अच्छे अप्रोक्सीमेशन, मतलब बेटर थियरी, जनरल थियरी फॉर रिलेटिविटी निकली।
क्या क्वांटम फील्ड थियरी और स्ट्रिंग थ्योरी, इन दोनों थियरीज को कंबाइन किया जा सकता है, करके एक कॉम्पोजिट थियरी बना ले? ऐसा लगता नहीं है। मेन प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा डायमेंशंस। लेकिन फ्रेंड्स, क्या इनमें कोई सिमिलैरिटीज हो सकती? हाँ, शायद हो सकती है। क्वांटम फील्ड थियरी और स्ट्रिंग थियरी के कुछ मॉडल्स की प्रिडिक्शन लो एनर्जी पर कन्वर्ज होती है। हालांकि सबसे नोटेबल बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डायमेंशंस की ज़रूरत है। कम से कम 6 या 7 की तो ज़रूरत होती ही होती है। वहीं क्यूएफटी की बात करें तो वही डायमेंशन उसे चाहिए, 3 स्पेशल और एक टाइम की, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट, जिसे हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसी के आधार पर कंडक्ट किए गए। खैर, फ्रेंड्स, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक और अजीब आइडिया हो सकता है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है। वो आइडिया है मल्टीवर्स का। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कई सारे यूनिवर्सेस हो जिसमें अपने अपने फंडामेंटल लॉज हों, अपने अपने डायमेंशंस हो, अपने अपने तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स के मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन का एक्सटेंशन है। और स्ट्रिंग थ्योरी इस डायरेक्शन की ओर भी इशारा करती है, क्योंकि कई स्ट्रिंग थ्योरीज हैं। मतलब हर एक यूनिवर्स के लिए एक स्ट्रिंग थ्योरी। अगर हम एम थ्योरी को जनरलाइजेशन के रूप में लेते हैं तो ये पॉसिबल यूनिवर्सेस का एक लैंडस्केप को जन्म देती है, जिससे हर एक अपना यूनिक सेट ऑफ फिजिकल लॉज, डायमेंशन और कांस्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, आइडिया ये है कि हम एक मल्टीवर्स में सिर्फ एक यूनिवर्स है अपने, जिसका अपना एक सेट ऑफ रूल्स है। ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और डिबेट्स की तरफ लेकर जाता है, जो ये कहता है कि क्या यूनिवर्स में एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कॉन्शियस लाइफ के साथ कंपैटिबल। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद है आज की मेरी प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी, ज़रूर आपको पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।